अब हम लोग आगे के एक छोटे से टॉपिक पे जाते हैं। मैं आपको अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा उस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, ये है ए मोल ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, रिएक्टेंट सी, रिएक्टेंट डी। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम 1 मान सकते हैं। और ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर मैं इसके लिए, बहुत ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखता हूं, तो देखो ऐसे आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, यहां तो ऑलरेडी पहले से ही 1 मोल के लिए दिया गया है, तो यहां पर तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ही बन गया सीधे सीधे। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम। अब बहुत ध्यान से देखना, ये कितने मोल के लिए कंसंट्रेशन चेंज है? 2 मोल के लिए। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है। अगर मैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन बनाना चाहता हूं तो मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहां पे अब मैं इक्वल टू का साइन लगा सकता हूं। ऐसे ही देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन, नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कब बनेगा? जब हम इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये यूनिट मोल के लिए बन गया। और ऐसे ही यहां, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां ये रेट ऑफ रिएक्शन तभी बनेगा जब मैं इसमें 4 का डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास ये जो आता है, दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट 4NO प्लस 6H2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसंट्रेशन ऑफ NO इज इंक्रीज्ड बाई, पता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO दे रखा है आपका 4 सेकेंड्स में, ये दे रखा है आपको। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? देखिए, रिएक्शन को लिखते हैं, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट 4NO प्लस 6H2। ठीक है, और मैं लिखूंगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। R इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा देखो, 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड अपॉन टाइम टेकन, एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन टाइम टेकन। ये मेरे पास आ गया है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब आपको क्या दे रखा है उस पर आइए। कंसंट्रेशन ऑफ NO इज इंक्रीज्ड बाई 1.6 इंटू 10⁻²। अब एक चीज याद रखिए, आप इस वाले टर्म को पकड़ लीजिए, आप इस वाले टर्म को पकड़ लीजिए। देखो, हमें ये पता है R इज इक्वल टू है प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन टाइम टेकन। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ NO इज इंक्रीज्ड बाई, इसका मतलब ये वाला टर्म दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻²। कितने टाइम में? 4 सेकेंड्स में। ठीक है, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई पूरी, ये वैल्यू मिल गई है। और बराबर मुझे क्या करना है? 1/4 से डिवाइड करना है, तब जाके ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। तो देखिए, मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूं तो 4 से ये आ गया मेरे पास 0.4 इंटू 10⁻², और नीचे 4, तो ये आ गया 0.1 इंटू 10⁻²। और मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, मुझसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अब मैं क्या करूंगा, इस रेट वाले टर्म को अमोनिया के रिस्पेक्ट में रख दूंगा यहां। देखिए, मैं ऐसे कर देता हूं, रेट बराबर -1/4
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम, और ये किसके बराबर आएगा, 10⁻³ के बराबर आएगा। अभी देखा हमने रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में इक्वली आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ट्रेन के इंजन की स्पीड और ट्रेन के सबसे पीछे डिब्बे की स्पीड सेम ही रहने वाली है। ऐसे ही यहाँ चाहे आप नाइट्रिक ऑक्साइड के टर्म्स में निकालो चाहे ऑक्सीजन के टर्म्स में निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन तो इक्वल आएगा सबका। अब देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना, मतलब मुझे निकालना है केवल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम। इस 4 को मैं यहां भेज देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर, और ये पर सेकेंड। ये आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब आते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, इसको भी मैं रेट के इक्वल रख देता हूं। दिस इज +1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन टाइम। हमें पता है रेट कितना आ रहा है, 10⁻³ अगर मैं 6 को यहां भेज दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन टाइम। यही क्या बन गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। आपने क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोग पता लगा रहे थे कि परसेंटेज डिसोसिएशन क्या है, परसेंटेज एसोसिएशन क्या है, ये रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है, इस तरह से बात करते थे। वहीं पर हमारे पास एक लॉ दिया था, दो साइंटिस्ट आए थे, गुलवर्ग एंड वागे। गुलवर्ग एंड वागे, इन्होंने क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लिखा मैंने, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी रिएक्ट टुगेदर फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड डी, और यहां पे मैंने लिख दिया ए मोल, बी मोल, सी मोल और ये डी मोल। एक तरह से मैंने ये बैलेंस्ड हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन यहां पे लिख दी है। ठीक है, अब देखो गुलवर्ग एंड वागे ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। अब यहां पे दो रिएक्टेंट हैं ए, और इसकी पावर क्या आ रही है, ए आ रही है। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसी को यहां रख दिया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, मतलब जो भी रिएक्टेंट आपको दे रखे हैं उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला के ऐसे लिख देता हूं, R इज इक्वल टू ए, एक रेट कांस्टेंट लगा दिया, ए की पावर ए एंड दिस इज बी की पावर बी। अब मुझे आप बहुत जल्दी से ये बताइए कि ए और बी क्या है यहां पर, व्हाट इज दिस ए एंड बी। तो सिंपली ए और बी क्या है यहां पर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। थ्योरेटिकली ये आपने ये जो वैल्यू लिखी है ये तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आई थी, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन हमने ये देखा कि प्रैक्टिकल जब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं तो ये यहां पर इसकी पावर ए और बी के अलावा भी कुछ और भी आ रही है। कभी कभी ए बी भी बराबर आ सकते हैं या अलग भी आ रही है। तो हुआ क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने की बात आई। अब बहुत ध्यान से देखना कि रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर वाई। और यहां जो एक्स और वाई लिखे गए हैं इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा जाता है थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली, और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर आपको रेट लॉ दिया गया है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक रेट लॉ लिखता हूं, R इज इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1, तो मैं इस रेट लॉ से रिएक्शन लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2a + b गिव्स आउट प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपको रिएक्शन दे रखी है 2a + b गिव्स आउट प्रोडक्ट, तो आप यहां रेट लॉ नहीं बना सकते। अगर आप ऐसे लिखोगे R इज इक्वल टू के ए की पावर 2 और b की पावर 1, दैट इज रॉन्ग। बात आई समझ में। लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाता है एक्स और वाई की वैल्यू। या तो आपको रेट लॉ दिया जाएगा क्वेश्चन में, या आपको डेटा दिया जाएगा। बात समझिए,
लॉ ऑफ मास एक्शन आपके किसी काम का नहीं है, हमने उसको मॉडिफाई करके क्या बना दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन बना दिया। रेट लॉ एक्सप्रेशन से रिएक्शन बनाई जा सकती है, लेकिन रिएक्शन से रेट लॉ नहीं बनाया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। चलिए भाई, तो अब मेरे पास फाइनली जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आया है उस पर बात करते हैं। देखो, R इज इक्वल टू ए की पावर x एंड b की पावर y, और ये कोई रिएक्शन ऐसे हो रही थी, a प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, और ये आपने एक्सपेरिमेंटली यहां पे निकाल दिया है। अब देखिए, इफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टेकन एज 1 मोल पर लीटर, स्टैंडर्ड कंडीशन बता रहा हूं, A और B की कंसंट्रेशन अगर आपने 1 मोल पर लीटर ले ली है, तो मैं देखिए इस रेट लॉ को कुछ ऐसे मॉडिफाई करूंगा, R इज इक्वल टू के 1 की पावर x और 1 की पावर y, तो मेरे पास सीधे सीधे क्या आ गया, R इज इक्वल टू के, दैट मीन्स दिस k इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसी को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट डायमेंशन। यहां भी आप क्या पढ़ रहे हो कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1 मोलर, उस समय पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो है रेट कांस्टेंट, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। यूनिट कंसंट्रेशन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है वही स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बनता है। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, ये x और y एक्चुअली क्या है यहां पर। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक आगे भी आना है डिटेल में। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A की किस पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं कंसंट्रेशन को दुगना करता हूं और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। दैट मीन्स ये A के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब ये ऑर्डर क्या है हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, अगला टॉपिक हमारा यही आएगा। तो यहां से आपको जो मैं बता पा रहा हूं वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है फिक्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन के की यूनिट फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स, देखो, अगर मैं यहां से ऐसे लिखूं R इज इक्वल टू के, और ये कर देता हूं मैं रिएक्टेंट, और यहां पे x और y के सम को n लिख देता हूं, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिएगा k बराबर क्या आएगा, R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो ये जो n है दैट विल डिसाइड द यूनिट ऑफ k। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो फिक्स है, बट k की यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक।